जय हिंद साथियों। मैं अताउर रहमान स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी फर्स्ट में। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम संविधान सभा के भी बारे में कुछ चर्चा करेंगे और आज की क्लास में लगभग हम आधुनिक इतिहास को खत्म करने का प्रयास करेंगे। आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए रोज की तरह आज भी एक मोटिवेशनल लाइन है। आइए लाइन को देखते हैं कि ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है कि जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, चाहे वह शारीरिक हो, बौद्धिक हो या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो, उसे जहर की तरह त्याग दो। यानी कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के बीच में जितने भी बाधाएं आती हैं, उन सभी बाधाओं को तुम जहर की तरह त्याग दो। आइए क्लास को स्टार्ट करने से पहले आइए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक है कि क्रिप्स मिशन। आज का टॉपिक है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद आइए हेडिंग डाल लेते हैं क्रिप्स मिशन। आज का टॉपिक है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के बारे में जानते हैं कि बात है दूसरे वर्ल्ड वार की, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के। उस समय जापान की बढ़ती शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसे हम मित्र राष्ट्र के नाम से जानते हैं, उसमें अमेरिका, चाइना, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे विशाल शक्तिशाली देशों ने ब्रिटेन के ऊपर एक दबाव बनाया कि भारत को स्वतंत्र किया जाए, भारत को स्वतंत्र किया जाए। और इसी दबाव में आके अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। ये मिशन 24 मार्च 1942 को, ये मिशन 24 मार्च 1942 को दिल्ली आया। सबसे पहले कहा है ये दिल्ली सबसे पहले आता है और इसके अध्यक्ष बनाए गए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को। इनकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आता है। और ये भारत में सबसे पहले 24 मार्च 1942 को। ये मिशन कब का है? ये मिशन 1942 का है और ये सबसे पहले दिल्ली में आता है। यह सबसे पहले दिल्ली में आता है और इसने भारत के लोगों के खिलाफ, यानी उस समय भारत का जो प्रमुख हेड था वह था INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। यह इंडियन लोगों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे और ये भारत को स्वतंत्र करने का कुछ प्रस्ताव भारत के लोगों के समक्ष रखा। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सा प्रस्ताव रखा। क्रिप्स मिशन 1942 ने, इसने कुछ शर्तें इस प्रकार रखी कि पहला शर्त क्या था? पहला शर्त ये कहता है कि पहला युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा। यानी ये कहता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय है 1939 से 1945 तक, यानी कि 1939 से 1945 तक यह द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। वह कहता है कि दूसरा विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज का दर्जा दिया जाएगा। ये उसका पहला कथन था। और दूसरी शर्तें कहता है कि भारतीयों को अपने संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। कहता है कि भारतीयों को खुद अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा ये कहता है कि ब्रिटिश भारत, यानी कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करता हो, कहता है कि भारतीयों को संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। और फिर ये कहता है कि ब्रिटिश भारत का कोई भी प्रांत, यदि कोई भी प्रांत संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो वह वर्तमान संविधान स्थापित रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार
स्वीकारने वाले प्रांत को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा दी गई। यानी कि इन्होंने अलग अलग संविधान बनाने की भी आज्ञा की थी। जैसे कि उस समय के जो भारत में अलग अलग प्रांत थे, अलग अलग प्रांत थे, यहाँ कोई अलग प्रांत, यहाँ अलग प्रांत, यहाँ अलग प्रांत, यहाँ अलग प्रांत, यानी कि यह भारत को तोड़ने का काम कर रहे थे। इसीलिए इसकी विरोध महात्मा गांधी जी करते हैं, यानी कि क्रिप्स मिशन का विरोध महात्मा गांधी जी करते हैं। आइए अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला चौथी शर्त क्या है? चौथी शर्त यह है कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। यानी कि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व ब्रिटिश के पास होगी। यानी कह रहा है कि युद्ध के दौरान भारत के सभी लोग शामिल हो उसमें युद्ध में, और लेकिन उसकी जो नेतृत्व करने वाले थे, उसकी लीडरशिप करने वाले थे, वह एक अंग्रेज होगा। यह कह के हमें द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा था। तो महात्मा गांधी जी इस क्रिप्स मिशन के शर्तों को बारे में कहते हैं कि यह उत्तर तिथि चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा इसको महात्मा गांधी जी देते हैं। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी जी देते हैं। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के कुछ दिनों के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट हुई। यानी कि जो 24 मार्च थी, 24 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की स्टार्ट हुई, और 24 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन स्टार्ट हुआ। क्रिप्स मिशन भारत आया, और इसी से 7 से 8 अगस्त के बीच ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, और इसको स्वीकार भी कर लिया गया। यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 5 महीने के अंदर ये भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 7 से 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, कहाँ पे? ग्वालियर टैंक में, ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को यह जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव है, इसको स्वीकार कर लिया गया। आइए आगे देखते हैं कि और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। कब? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा कर दी गई। आइए आगे चलते हैं कि इस आंदोलन के प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व, इस आंदोलन के प्रारंभ यानी कि 9 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हुई, और 8 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने निम्नलिखित बयान दिए, जो इस प्रकार है कि पहला, ये महात्मा गांधी जी ये कहते हैं कि आंदोलन शुरू होने से पहले ही कि सरकारी नौकरी यानी सरकारी कर्मचारी न छोड़े, सरकारी कर्मचारी नौकरी न छोड़े, यानी कि सरकारी जो नौकर हैं, सरकारी नौकरी करने वाले सरकारी नौकर, ये नौकर न छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करते रहे। यानी कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वह अपनी नौकरी न छोड़े, यानी कि नौकरी में रहते हुए ही अंग्रेजों की निष्ठा करें। दूसरी इनकी शर्तें क्या थी कि सैनिक अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं, क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी के जो सैनिक होते हैं, उन सैनिकों की भर्ती में भारतीय लोग भी शामिल होते हैं, भारतीय लोग भी उसमें शामिल थे उन सैनिकों में। तो वही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जितने भी सैनिक है वह अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं। और महात्मा गांधी तीसरी बात ये कहते हैं कि छात्र तभी पढ़ाई छोड़ेंगे जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ होंगे।
इस निर्णय पर दृढ़ होंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी छात्र हैं पढ़ाई अपना तभी छोड़ेंगे जब वह इस आंदोलन को अंत तक लेके जाएंगे, इस आंदोलन को अंत तक लेके जाएंगे, यानी कि बीच में इस आंदोलन को अधूरा नहीं छोड़ना है। इनका कहने का मतलब ये है। और फिर ये चौथा जो है, चौथी बात है महात्मा गांधी जी कहते हैं कि राजा या महाराजा, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें, जो राजा और महाराजा है वह भारतीय जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें और इनकी रियासतों में अपनी आने रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे, तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ ले, जब वो अपना भविष्य वह जनता के साथ जोड़ ले। ये महात्मा गांधी की कुछ लोगों के समक्ष रखी गई थी। आइए अब भारतीय आंदोलन की शुरुआत के समय क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन इसी के साथ 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, यानी कि किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। यह इंपॉर्टेंट है, किसके तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी तथा उनके प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। महात्मा गांधी तथा उनके प्रमुख जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू के साथ पुणे के आगा पैलेस में रखा गया और बाकी कांग्रेस के सदस्यों को, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ भाई पंत, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, उसके साथ साथ प्रफुल्ल चंद्र घोष को अहमदाबाद किले में रखा गया। कहाँ रखा गया? अहमदाबाद किले में रखा गया। जैसे ही 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, उसी जरिए कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। उसके साथ साथ महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और महात्मा गांधी जी और सरोजनी नायडू को आगा पैलेस में रखा गया जो पुणे में स्थित है। और उसके साथ साथ जो कांग्रेसी नेता थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन जैसे बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं को इनको अहमदनगर किले में रखा गया। आइए आगे चर्चा करते हैं कि अगला है कि सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लेने के बाद अरोड़ा आसिफ अली जो प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसिफ अली ने कहाँ पे झंडा फहराया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरोड़ा आसिफ अली ने कहाँ पे झंडा फहराई थी? ये ऑप्शन है कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। आइए आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजों के जो दिग्गज नेता थे उनको गिरफ्तार करने के बाद, अंग्रेज नहीं है कांग्रेस था, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उनको गिरफ्तार करने के बाद कुछ नेता जैसे कि आसिफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस के प्रमुख नेता जैसे कि महात्मा गांधी जी, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इन जैसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो अरोड़ा आसिफ अली और उसके साथ साथ राम मनोहर लोहिया, उसके साथ साथ जो बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के पूरा आगे आके समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अंडरग्राउंड होके उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व किया, भारत छोड़ो आंदोलन को जारी रखा। उन्होंने अंडरग्राउंड होकर भारत छोड़ो आंदोलन को जारी रखा और उसके साथ साथ
उसके साथ साथ उन्होंने आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। उन्होंने आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया। बीमारी के आधार पर बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। रिहा 6 मई 1944 को महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया गया। यानी कि इनको कैद कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और ये 6 मई 1944 को इनको रिहा कर दिया गया था। इसी में एक वेस्टर्न चर्चिल जो अंग्रेज था वह कहता है कि गांधी जी की रिहाई के संबंध में कहा कि जब हम हर जगह से जीत रहे हैं उस वक्त हम एक बुढ़ों के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा। यही वेस्टर्न चर्चिल कहता है कि जिस समय हम हर जंग जीत रहे हैं उस समय हम एक बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं। यह था वेस्टर्न चर्चिल जो एक अंग्रेज था, उसका कथन है। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद स्टार्ट होता है कि कैबिनेट मिशन योजना की शुरुआत हुई और ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 की योजना है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 की योजना है। ये 24 मार्च 1946 को यह है 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष जो थे लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस और इसके दो सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर। यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना थे, कैबिनेट मिशन योजना इसके 3 सदस्य थे और 3 में एक का नाम आता है कि लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, एक था लॉरेंस, एक था एवी एलेक्जेंडर और एक था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। और ये लॉरेंस इसका जो कैबिनेट मिशन था ये इसका अध्यक्ष बना के भेजा गया था। इसका अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। भारत में ये 24 मार्च 1946 को आया और ये सबसे पहले दिल्ली पे आया था। आइए आगे की चर्चा करते हैं कि इसने कुछ कैबिनेट मिशन ने कुछ शर्तें रखी। कैबिनेट मिशन ने कुछ शर्तें रखी और उसकी जो शर्तें हैं कि भारत की एकता बनाए रखी जाए। और इसने कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि भारत में एकता बनाई जाए। इस योजना की शुरुआत तब मानी जाती है जब क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, तो उसने जो प्रस्ताव रखा था कि युद्ध के बाद हम भारत में एक योजना बनाएंगे और भारत को स्वतंत्र करने की बात करेंगे। तो उसी क्रिप्स मिशन के आधार पर कैबिनेट मिशन भारत आता है और उसने सबसे पहला जो काम किया हुआ है कि भारत की एकता बनाए रखी जाए। उसने कहा कि भारत में एकता बनाए रखी जाए। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात इसने कही, उसने कही कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की जो मांग थी, मुस्लिम लीग जो था जिसका गठन 1906 में हुआ था, वह कैबिनेट मिशन की योजना जो थी उसके समक्ष पाकिस्तान की मांग रखी और उस पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई। उस मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दी गई। और तीसरी बात है कि भारत एक संघ होगा। इसने कहा, कैबिनेट मिशन योजना कहता है कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होंगी, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है
अगला कहता है कि संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन क्रांति विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाएगा। ये कहता है कि संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। ये किसने किसने कहा? कैबिनेट मिशन। यानी कि कैबिनेट मिशन कहता है कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और इसमें जो होंगे वह होंगे विधानसभा इसकी जो विधानसभा होगी इसमें सदस्य ये देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा होगा, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा का गठन कब किया गया और इसकी बैठक कब की गई और इसके बारे में कुछ जानते हैं। हेडिंग डालिए कि संविधान सभा हेडिंग है संविधान सभा। इसके बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था, ये गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। यह बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इस बैठक में जो सबसे पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इस बैठक में पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं, यानी कि पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा जी को। सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। इनकी नियुक्ति किस आधार पर होती है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। जब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है तो उस बैठक में जितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया उसमें जो सबसे वरिष्ठ थे वह थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और ये सबसे वरिष्ठ थे इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। आइए इसकी दूसरी बैठक की बात करते हैं कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, यह होती है इसके 2 दिन बाद, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि ये अस्थायी अध्यक्ष थे तो इसमें जिनको अध्यक्ष बनाया गया उनका नाम था, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, इनको ये स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। वह बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो इन्हीं को प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। और इसके कुछ ही दिन बाद, इसके दो दिन बाद यानी तीसरी बैठक हुई। इसके 2 दिन बाद तीसरी बैठक होती है और तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को होती है, 1946 में। इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। इस 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये जो
स्लाइड है, इस स्लाइड से जितने भी ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये पूछता है कि 9 दिसंबर पहली बैठक कब हुई थी। इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। ये पूछा जाता है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और पूछता है कि पहले स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया और किस तिथि को पेश किया गया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पेश करते हैं और ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। यह 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। ये रहा कुछ संविधान सभा के बारे में। इसके आगे एक दो लाइनें वैसे ऐसा कर लेते हैं। संविधान सभा की जो उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव, इसके बाद संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव होने के बाद संविधान का कार्य निर्माण स्टार्ट हो गया। संविधान का कार्य निर्माण स्टार्ट हो गया और कहा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के बाद संविधान का कार्य निर्माण स्टार्ट हो गया और कहा जाता है कि जो कार्य निर्माण हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा संविधान तैयार हो गया। ये तिथि है 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसको बनने में कितने दिन लगे? इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और ये 26 नवंबर को ये बना और ये फिलहाल जाके लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। और ये था आज का क्लास। और आज के क्लास के साथ साथ हम इस आधुनिक इतिहास की ये अंतिम कक्षा थी। इसके बाद हम आधुनिक इतिहास के 1 से 2 क्लास में हम आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद ये आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। हम आधुनिक इतिहास की तरह ही एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी किया जाएगा। आज इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों के लिए कुछ लाइन है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उससे मिलने का मज़ा भी आएगा। ओके, चलते हैं। बस आप अपने हौसलों को बना रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में और अगले चैप्टर के साथ। ओके, जय हिंद।